तो मैं मतलब ये आपसे आपका आइडिया जानना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है वो एक्चुअली जा किस तरफ रही है। मैंने बेसिकली टाटा सीमेंट, पीएसओ, पीपीएल, पावर सीमेंट, ओजीडीसी और मैपल लीफ, जावेदान और फातिमा, इनमें मैंने अपनी डिवाइड किए हुए पैसे ना सारे, और ओजीडीसी में सबसे ज़्यादा पैसे मैंने 4 लाख। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि मैं इसको होल्ड करके रखूँ फिलहाल इन सबको, या मैं इसको बेच के नुकसान में भी, क्योंकि मैं भी तकरीबन 2,30,000 का नुकसान होता है मुझे, ठीक है, अगर मैं भी पहले दिन बेचता हूँ। बेचते तो कितना नुकसान होता? अगर तब मैं बेच देता हूँ उसी टाइम ही मंडे को ही, तो 1,30 1,40 का नुकसान था मुझे बस। लाख रुपए और बढ़ गए। 1,30,000। हाँ, अब लाख रुपए और बढ़ा है। तो रिकमेंडेशन आपकी क्या है कि बेच दें, अच्छा एफर्ट भी इफर्ट बेच दें, पैसे खाली करें। अगर आप इन जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं, या आप टीम स्टॉकिफाई की कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं जिसमें स्विम विद स्टॉकिफाई, ट्रेड विद स्टॉकिफाई, इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई और इसके साथ हमारी ट्रेनिंग्स और पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज और दीगर सर्विसेज भी, ये सारी चीज़ें आपको एक व्हाट्सएप करने में मिल जाएंगी 0336244466। बैक टू द सेशन। अच्छा सुफियान भाई, मुझे असल में सिर्फ और सिर्फ एक डाउट ये है कि मार्केट के हवाले से, क्योंकि मार्केट में जो है वो मतलब कुछ ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं कि जनाब ये बस इतने पे जाएगी और मतलब ये यहाँ तक की है और नीचे ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। डॉक्टर मसूद का जो जो भी है दंगल, उसको मैं कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो भी करता हूँ। तो उसमें जो है डॉक्टर मसूद कहते हैं ना कि भाई पोजीशंस वगैरह जब तक ये 180 191 को क्रॉस नहीं करेगी उस वक्त तक जो है वो फिर मामला सही नहीं आएंगे। और यानी कि देखा जाए तो मैंने भी अपने तौर पर उसको एनालाइज किया है, तो मुझे भी जो है उसका ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ ही लग रहा है। तो आपका क्या ख्याल है? और फिर दूसरा, फिर एक और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें एक तो ये ऑयल है, ऑयल का जो यूएस ऑयल का जो चार्ट चल रहा है अभी इस वक्त, तो उसका भी जो है फिलहाल अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने देखा है कि अगर जो है ये जो भी 81 82 वगैरह का जो टूटता है ना, जैसा आपने भी कहा है, तो ये फिर जो है ना इसका नेक्स्ट जो लग रहा है, तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ही मतलब बुरी हालत होने वाली है। अगर ऑयल ऊपर गया तो फिर ज़ाहिर-सी बात है। अब देखें एक और बात मैं पॉइंट करूँगा कि रिफाइनरीज़ के जो हैं, बहुत से लोगों ने पूछा, मेरा अपना खुद का एक टारगेट है रिफाइनरी का कि कम से कम जो है वो अभी स्टार्ट जो ये समझे कि बिल्कुल स्टार्ट है रिफाइनरी का। तो ये रिफाइनरी के जो टारगेट्स अचीव होंगे तो वो किस बेसिस पे होंगे? इसी बेसिस पे होंगे ना कि हाँ भाई ऑयल जो ऊपर जाएगा, ऑयल ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स सही कह रहे हैं, फंडामेंटल लेकिन भी वो जो चेंज एक आया चीज रुकी हुई थी वो बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है। अब अपग्रेडेशन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी, अब तो अपग्रेड ही करना है उन्होंने। है। बिल्कुल। तो मकसद एक होता है ना कि जनाब अगर आपका ऑयल ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि रिफाइनरी भी ऊपर जा रही है और हमारी मार्केट नीचे आ रही है। एक ये जहन में बात आती है। तो मैं मतलब ये आपसे आपका आइडिया जानना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है वो एक्चुअली जा किस तरफ रही है। मार्केट जहां भी जाए, मार्केट जैसी भी हो, मार्केट में हम काम करना नहीं छोड़ सकते। 1,20,000 इंडेक्स था आज से 1 साल पहले। उस वक्त भी लोगों ने, बहुत सारे जो है ना वो तजिया निगारों ने काफी नीचे के टारगेट्स दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1,05,000 और 1 लाख का लेवल मार्केट ने तोड़ा ही नहीं, और हम सही। लोगों ने अच्छी खासी वहां पे बाइंग करवाया। और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो 1,90,000 का जो टारगेट आया था सुनील फारूक साहब की तरफ से और स्टॉक की तरफ से, हम्म। वो हिट हुआ। अब सबकी हम्म। आंखों के सामने, और वही हिट हुआ और उसके बाद ही वापस मार्केट नीचे आई है। ठीक है, सही। उसके बाद से अभी तक हमने कोई टारगेट नहीं दिया। हाँ, बीच में रिसेंट हमने 2,10,000 का इंडेक्स का टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, जी। और उसके लिए भी अभी तक हम कायम है कि 2,10,000 आ सकता है। लेकिन वो भी आप देखेंगे बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है। 1,90 और 2,10 को बहुत बड़ी बात नहीं है, 17-18 हजार पॉइंट का गैप है। इतना तो मार्केट जो है वो 3-4 हफ्ते में ऊंच नीच करके ही कर देती है। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं 191,000 क्रॉस नहीं होगा जब तक मार्केट सही नहीं होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बात हम्म। बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात हम भी यही कहते हैं आपको। अभी हुआ क्या कि देखें, 1,88,000 पे मेरी वीडियो मौजूद है। मैंने सबको बता दिया था कि भाई माल छोड़ के निकल जाओ आप। 1,88,000 बिल्कुल। इंडेक्स अभी आया था 1 महीने पहले ही। मेरी हम्म। वीडियो साफ अल्फाज मौजूद है। उसके अगले दिन मार्केट ने बड़ा टाइम दिया, और उसके वेरी नेक्स्ट डे मार्केट सीधा नीचे गई, और उसके बाद से सीधा 1,70 का। एग्जैक्टली। वहां पे नहीं बेचा लोगों ने, वहां पे नहीं सही। बेचा। 1,42 पे, 1,44 पे, 46 पे लिया भी नहीं, 1,88 पे बेचा भी नहीं कि वहां से और ऊपर चले आएगी, और 1,46 पे और नीचे चले आएगी। ठीक है, तो अगर हम डराएंगे नहीं ना लोगों को, ऊपर की तरफ डराएंगे नहीं कि भाई आप हट जाओ पीछे से, और नीचे की तरफ अगर उम्मीद ना दिलाएंगे कि भाई अब आप खरीद लो, तो नहीं करेंगे लोग काम। सही। जो उनका जहन है ना वो कहता ही रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में माल है इस वक्त, आपका पैसा लगा हुआ है, हमारा पैसा नहीं लगा हुआ। इसलिए हम मार्केट को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखते हैं। ठीक है, हमारा पैसा परफेक्ट। कभी लगता ही नहीं। तो जब सही। न्यूट्रल आदमी होता है तो उसका काम, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको एडवाइजरी देना। मैं एक एडवाइजर हूँ, मेरा काम पैसा लगाना नहीं है।
ठीक है, तो जब मैं पैसा नहीं लगाता तो मेरे सामने पिक्चर क्लियर होती है कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो डॉक्टर साहब के सामने, ठीक है वो इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, उनके सामने पिक्चर क्लियर हो, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। तो भाई एक एकान में नहीं जाएगी जब तक मार्केट में डर के काम करना है। वो काम करने से मना भी नहीं कर रहे हैं, स्टॉक्स के भी लेवल बता रहे हैं, वो चीज भी बता रहे हैं, मैजिक लाइन भी बता रहे हैं, अपने ग्रुप पे भी और अंदर काम कर रहा है, तो काम तो हम और करते रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, तो उस इस सिनेरियो के अंदर मतलब मेरा अपना खुद का मानना है कि भाई अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म वाली कोई कहानी नहीं है। स्विंग ट्रेड जो है ना वो आप कर सकते हैं, और वो भी उस वक्त हम्म, जब चीज बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई हो। लेट सपोज कि अभी फिलहाल जो है मैंने देखा था कल एंग्रो एच को, तो एंग्रो एच का जो रिजल्ट आने वाला है अभी मेरे ख्याल से 21 अगस्त को आ रहा है। तो उसके अंदर जो अभी मेरा जहां तक ख्याल है कि 270 का इसका जो है सपोर्ट बन रहा है बड़ा जबरदस्त। और इसको जो है अगर, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने देखा है, तो वो मुस्तकिल तौर पर अभी फिलहाल अप ट्रेंड में ही है अपने जबरदस्त वाले। तो सही। उसके अंदर जो है वो मतलब जगह बनती है। और इसके अलावा आपसे ये पूछना था मुझे कि जाटम वो जगह तो जो, पूरे फार्मा सेक्टर में भी बनती है, क्यों नहीं चल रहा 1.5 साल से? क्या चीज? जगह तो पूरे फार्मा सेक्टर में भी बनती है, क्यों नहीं चल रहा 1.5 साल से? हाँ, तो ये उसका भी वो डेढ़ अफगानिस्तान साल बॉर्डर पहले वाला अगर मैं ठीक। बॉटम पे नहीं, 1.5 साल पहले अगर आप कह रहे हैं बॉटम पे, तो 1.5 साल पहले बॉटम पे लेके मैं छोड़ देता तो 1.5 साल तक मेरा पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल। मार्केट तो बहुत बढ़ गई। एंग्रो एच क्यों नहीं चल रहा? 270 पे क्यों खड़ा हुआ है? हम्म। वजह है आपके पास क्यों खड़ा होने की? नहीं, बॉटम पे इसकी तो है, वजह तो क्यों है है? नहीं। सबसे पहले वजह बताएं मालूम बताएं, आप करनी होती है, बताएं। कोई चीज है क्यों। इतने बड़े उसके अंदर जो भी बीच में वो हुए हैं सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो फौरन हम्म। से थोड़ी चल जाएगी एक कंपनी। स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, उसको मटेरियलाइज, हफ्तों में यही तो हुआ। हफ्तों में लोग, यही तो जो रिपोर्ट आई उसमें यही तो है कि भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, उसके बाद फौरन से उसकी अर्निंग्स तो नहीं गिरे, जो है वो अच्छी हो जाएंगी। अर्निंग्स आने में हम्म। वक्त लगेगा, बीवाईडी की अर्निंग्स डाइल्यूट होने में वक्त लगेगा, उस कंपनी को मजीद खड़ा होने में वक्त लगेगा। इसीलिए अब आपको देख लें कि 212, 220, 222, 32 बस इसी दरमियान टहल रहा है। सही। रिफाइनरीज में क्या हुआ, एक चीज आ गई, वो पहले नहीं आ ठीक। रही थी, इसीलिए रिफाइनरीज बॉटम में खड़ी हुई थी, वो आ गई तो हो गया। तो ठीक। एंग्रो में भी स्ट्रक्चर चेंज है, अगर वो बहुत अच्छी को अर्निंग, एंग्रो ने मेरा ख्याल है कोई बहुत एक अरसे तक 2027 तक गालिबन शायद उन्होंने कहा कि शायद हम ऐसा कि डिविडेंड वगैरह नहीं देंगे, एक टाइम फ्रेम दिया है। हम्म। तो जब तक तो डिविडेंड भी नहीं देगा, तो मैं क्यों पैसा लगाऊं अपना? ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज बॉटम पे मिल रही है तो उसको खरीदें तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1.5 साल से फार्मा बॉटम पे मिल रहा है, मेरा पैसा तो फंसा ही रहता, बल्कि और नीचे चले जाता। तो सही बात। ऐसा नहीं कि बॉटम पे कोई चीज के अंदर पीछे वजह भी होती है कि वो बॉटम पे क्यों मौजूद है अब तक, या जो अब चलना शुरू हुई है तो वो क्यों चलना शुरू हुई है, वजह क्या है उसके अंदर। सीमेंट की कंपनी जो चलना शुरू हुई है अभी, इतना अच्छा जो हम्म। ट्रेडिंग करा रही है, और अभी सीमेंटों के अंदर जाना है, असल जो बॉटम पे इस वक्त है ना, वो सीमेंटें हैं। मार्केट में सही। हमेशा बड़ी रैली हमने जो ऑब्जर्व की है पिछले सालों के अंदर, 2020 से पहले की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर ही था जो मार्केट का लीडर होता था, वो मार्केट को चलाता था। सीमेंट सेक्टर के आगे कोई बोलता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। उसके बाद फिर रिफाइनरी सेक्टर आया बीच में, फिर कुछ वक्त के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आया। तो सीमेंट ने तो अभी चलना है, सीमेंट में तो बहुत जगह बाकी है, सीमेंटों की सेल्स अब उठना शुरू हुई है। लोकली सीमेंट हम्म। ज्यादा अच्छा चल रहा है इस वक्त। ऑटो सेक्टर ज्यादा अच्छा चल रहा है, ये जो कंपनीज हैं ये ज्यादा चल रही हैं, कंपनी के अपने कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उसकी वजह से भी रुकी हुई होती है, ये होती है सारी बात। सही। अच्छा, बस वो आखिरी मैं पूछना चाह रहा था कि टाटा टेक्सटाइल के हवाले से आप क्या सुन रहे हैं मार्केट में? अच्छा, मैंने टाटा टेक्स ज्यादा तौर पे देखा भी नहीं है ना, मैंने कुछ इसके बारे में सुना है, मेरा ख्याल है गालिबन शायद मोइज ने बताया है इसके बारे में, रोजनामा में या मिड डे में, मुझे मुझे याद नहीं, शायद किसी एक जगह पे बताया है मोइज ने, तो शायद उसकी नजरों, मेरी जाती तौर पे नजर नहीं है TATM की। अच्छा। देखा ही नहीं मैंने उसको चल, अभी तक। क्योंकि टाटा टेक्सटाइल जो है वो असल में क्या कहते हैं तकरीबन 135 से उठा है ये। हाँ, पिछले दिनों में और काफी बढ़ गया है, इस हफ्ते में भी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत लेकिन बढ़ी मैंने है, उसका और अभी अभी चार्ट वार्ट नहीं देखा, देखेंगे इंशाल्लाह तो बताएंगे। चलें। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जस्ट करना भी आपसे बात। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है स्टॉकीफाई को, इससे पहले मेरा अकाउंट 6 मंथ से के ट्रेड पे मेरा अकाउंट है, बट हम्म अभी मैंने सिर्फ ज्वाइन एज अ अकाउंट के ट्रेड पे, बट इधर ज्वाइन किया है। आई हम्म एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट पार्ट टाइम यहाँ भी ये चीजें देखता हूँ। अच्छा, जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि 6 मंथ से मैंने कुछ ना कुछ कुछ लर्निंग के साथ आगे स्टार्ट किया था इसमें इन्वेस्ट करना, बट कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ भी मुझे मार्केट की समझ नहीं आ रही थी। जैसे मेरे से एक्सपीरियंस हुआ GL में, गैल में, मैंने राउंड अबाउट जी। 530 पे बाय किया था, और उसके हाँ बाद जी वो जी। गिरता गिरता जब 300 पे आया तो बहुत एक बुरा सा फील हुआ कि यार अब उसको होल्ड किया। उसके बाद उसने दोबारा जंप लिया, दोबारा नीचे आया, जब वो 500 की हाँ रेंज में आया तो मैंने सेल कर दिया सारे कि यार ये तो दोबारा नीचे ना गिर जाए, लॉस में ही सेल कर दिया। तो अभी भी हम्म इसी तरह एयरलिंक जो पहले भाई ने बताया, मैंने भी एयरलिंक 190 का बाय किया हुआ था, तब उसकी न्यूज आ रही थी कि 5G का कुछ कनेक्शन होगा पता नहीं क्या, और न्यूज की बेस पे मैंने परचेज किया। बट और उसके अलावा लकी कोर इंडस्ट्रीज, ये अकाउंट मुझे लकी कोर इंडस्ट्री और एयर का पूछना है कि LCI मेरा 303 का बाय है और एयरलिंक 190 का बाय है, तो इस पे अच्छा, मुझे एक क्या सजेशन है? एक करके करते हैं, पहले तो GL अभी रखा हुआ है आपके पास? नहीं, GL मैंने सेल कर दिया 500 पे, सारा चलो वो सेल तो कर निकल दिया। गया। अच्छा, अभी रखा हुआ, रखे हुए में क्या आपके पास?
अच्छा रखा तो मैंने अभी, वैसे मेरे पास माड़ी है, मतलब ठीक मेरी है। 1 मिलियन से कम की इन्वेस्टमेंट है, बट मेरे पास माड़ी है, लकी सीमेंट है, एफर्ट हाँ बाय किया हुआ हाई पे मैंने, बट एफर्ट सही मेरे है। पास है शेयर। बट उसके ज्यादा लकी कोर इंडस्ट्री और एयरलिंक में मेरा लॉस बहुत ज्यादा है। मेरा सिटी ई फार्मा में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बट वो भी मैंने सेल आउट कर दिया 75 पे। 75 पे सेल किया। जी मेरी बाइंग उसकी थी 94 की, 75 क्योंकि पे क्यों मैंने बेचा? इसी वजह से कि काफी टाइम से मैंने उसको होल्ड किया हुआ था। उसकी न्यूज आई थी 91 पे, डॉक्टर साहब ने बताया था कि जब उसकी इंटरनल कोई चले बाइंग आई थी तो। चले, वो तो बट बेच दिया। ईफर्ट ईफर्ट कितने का खरीदा हुआ है? ईफर्ट मैंने जो बाई किया हुआ ईफर्ट की मेरी एवरेज बन के 205 के करीब बनती है, एवरेज कर करके मैं ले आया हूँ 205। 205, और अभी रेट क्या है इसका? अभी 185 पे बंद हुआ है लास्ट टाइम। बेच दें? बेच दे। अच्छा है, फिर हाँ, बेच दे। ईफर्ट बेच दें, पैसे खाली करें। दूसरा ठीक है। है जो पैसे ईफर्ट के हैं ना, वही पैसे एफएफसी में डाल दें, फर्टिलाइजर से फर्टिलाइजर में डाल दें। ठीक है। जो जो सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी है ना, उसमें डाल के पैसा छोड़ दें आप, सारा वो जो लॉस है वो रिकवर कर देगी एफएफसी आपका, ठीक है। बिल्कुल एक तो ठीक ये है। हो गया। दूसरा एयरलिंक अभी रखा हुआ है, कितने का वो? वो अभी 190 का बाय था, वो मेरे पास अभी तो 135 पे है। अभी तो काफी लॉस है वो, सेव किया हुआ है आप बस। आपने कितने का खरीदा है? मैंने 190 का। 190 रुपये का खरीदा भाई? जी जी। हमारे पास जो अकाउंट है उसी में है। नहीं नहीं, हम आपका, मेरा स्टॉकीफाई में अकाउंट नहीं है, मेरा के ट्रेड में अ- अकाउंट है। अच्छा, आप वो पेड मेंबर है हमारे? जी जी, पेड में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। कितने शेयर है? शेयर तो कम ही है, 500 के राउंड अबाउट होंगे। भेज दें भाई, क्यों इतना? 500 को जान पे क्यों लेना है? अच्छा, भेज दूंगा उसका। 500 शेयर बट मेरा जान पे लेके पोर्टफोलियो क्या मैं करना? ऐसा 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 ग्रो कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो 1 मिलियन से कम का है, बट वन अच्छा मिलियन के चल, खैर। करीब वाला। जो बेचने की चीज होती है ना, जैसे अपनी अभी सिटी फार्मा आपने बेचा ना, सिटी फार्मा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाइंग वाले रेट पे आपने बेच दिया। ये 72 75 71 वाला जो रेट है ना, ये वैसे जमा करने वाला रेट है, तो गलत जगह पे बेच दिया, लिया गलत जगह पे, बेच दिया गलत जगह पे। चलो ठीक है, वो मसला नहीं हो गया। एयरलिंक भी इसी तरह करना था कि 160 अगर रेट तोड़ता ना, तो वो आप बेच देते हैं। फिलहाल के लिए अभी कुछ पैसे वगैरह एक्स्ट्रा कुछ रखे हुए हैं, खुले अकाउंट के जी अंदर जी। कुछ रखे हुए हैं। हाँ जी है, 2-2.5 लाख रुपए पड़ा है अभी मेरे। 2 ढाई लाख हैं, तो 500 एयरलिंक ले लें, और ठीक है, अब बेचें ओके। नहीं उसको। 500 ठीक है। एयरलिंक आप ले लें, तो एवरेज क्या आती है वो मुझे बता दीजिएगा मंडे को खरीद के, कभी क्या एवरेज आ गई, तो फिर उसके हिसाब वो से हम उसको मुझे, मैं देखेंगे। किधर, मुझे अलाउ नहीं है मैसेज करना, क्या किस पर मैसेज करूंगा, मुझे आइडिया मुझे नहीं करेंगे ना सर, मेरे मेरे नंबर पे, हम ट्रेडिंग डेस्क का है। नंबर ओके डालते हैं ना ग्रुप पे, जी जी। उसमें मेरा नंबर भी है, सबसे लास्ट में सुफियान नाम लिखा हुआ है मेरा, उसके नीचे मेरा नंबर होता है। बाकी अब्दुल्ला ठीक भी है। है, जहीमा है, हसन भाई हैं, आप किसी को भी मैं मैसेज पर्सनल करेंगे सर, मैसेज कर मुझे मैसेज कर सकता लें। हूँ? जी जी, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो पर्सनल मैसेज कर देंगे ओके। तो उसको मैं देख लूंगा, तो उसके हम 500 शेयर की पहले रिवर्स ट्रेडिंग करके आपका थोड़ा लॉस कम करवाता हूँ। उसके बाद वो सेट हो जाएगा एयरलिंक भी। और ठीक है। ईफट तो आपने भेज दें, ईफट ईफट सीधा सीधा स्विच कर लें आप एफएससी से, ठीक है, तो ये दो काम आपके ठीक। मुंह। अच्छा उसमें मैंने आपसे पूछना था, दो स्टॉक्स को पूछना था मैंने, स्विंग के लिंक को किया था रिकमेंडेशन पे, एक आईटेंस और एक जीसीआईएल। तो मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट पैसे से उनसे कमाए थे, उनकी ट्रेडिंग अच्छी दे रहे थे आईटेंस और जीसीएल काफी टाइम से, वो पिछले दिनों से। तो मैंने उसके बाद उनको सेल भी कर दिया था। उसके बाद दोबारा से मुइज भाई ने आईटेंस की 2 दफा कॉल दी थी ना अपने आके उसके हम्म, ऊपर, तो मैंने उनको दोबारा बाय कर लिया था आईटेंस को ना 49 के ऊपर ही, जो आया था जी जी। दोबारा से 51 से 50 से आया था नीचे। तो हम्म मैंने हम्म दोबारा से आईटेंस को बाय कर लिया था। और मैंने जीसीएल को दोबारा से बाय किया था जब वो अ, आपने उनका ब्रेकआउट का नहीं कहा था जीसीएल का, जब 38.5 से आई थिंक ऊपर गया था, जो आपने कहा हाँ। था कि ये जो है ना अच्छा यहाँ से ही देगा, लेकिन वो किस्मत थोड़ा सा ऊपर गया था आई थिंक 39 तक, मुझे याद है। 40 रुपीज फिर से। उसके बाद, हाँ उसके बाद जो था ना, फिर मैंने होल्ड करके रखा था जीसीएल और आईटेंस ना, कि ये अच्छा दे देगा, क्योंकि अच्छा नजर भी यही आ रहा था। लेकिन उसके बाद आपको पता है जीसीएल और आईटेंस टोटली साइड मतलब नीचे जा रहा है। जीसीएल जीसीएल थोड़ा सा चला था आखिरी दिन, लेकिन आई टेन तो जीसीएल ओवरऑल देखें तो मतलब अभी नीचे ही अपने उस रेट से, जो माई स्विंग की कॉल्स भी हैं आपकी ग्रुप के अंदर। तो उन दो स्टॉक्स को मैंने पूछना था कि क्या उनकी है, मतलब मैं होल्ड ही करके रखा हुआ है आराम से उनको, तो उसको होल्ड ही रखूँ मैं दोनों को भी, हाँ, आई मसला टेन तो स्टॉक्स का नहीं जीसीएल। है, मसला आपका है। मसला आपने जो है ना, वो आपने हम्म खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन जो बेचने का टाइम आया तो आपने बेचा नहीं। तो जब इंसान खरीदता है हम्म बेचने के लिए, तो उस वक्त बेच दिया कीजिए, ठीक है। हम्म फिलहाल जो पोजीशन है उसमें आई10 जब तक हम्म 4390 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे देगा, तो वो हम्म खराब नहीं होगा। उसके नीचे सिर्फ एक ये हायर लो हम्म बना रहा है, और सस्टेन करके ऊपर चले जाएगा आई10, ठीक है। 4390 से नीचे ठीक। क्लोजिंग दे दी तो वहां हम्म थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो ठीक है। जीसीआईएल है वो आखिरी दिन बहुत अच्छा बंद हुआ है, 3650 से ऊपर बंद हुआ है, तो हम्म उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं होल्ड ही मैं करके रखूँ भी फिलहाल इन जी जी, दोनों को, कर लीजिए, होल्ड कर क्योंकि लीजिए। मुझे आई टेंस की टेंशन थी थोड़ी सी ना, कि आई टेन स्टॉक कैसे मेरे को नहीं पता है नहीं नहीं, 4390 थोड़ा से सा। नीचे क्लोज हम्म करे तो फिर वहां स्टॉप लॉस है बस आपका। ठीक, मैं लगा दूँ तब, स्टॉप लॉस जी सेल कर जी दूँ जी। मैं तब।
जी जी जी। ठीक है। अच्छा, और ना मैंने आपसे पूछना था, मैं ना बेसिकली पहले था दूसरे ब्रोकर के साथ था, तो मैंने आपके साथ ज्वाइन करना था, तो जाहिर सी बात है कैपिटल तो एक ही था मेरे पास जो मैंने उस पे लगाया हुआ था, वो फिर ज्वाइन मैं कर नहीं सकता, तो मैंने थोड़ा सा अपना कैपिटल अरेंज अरेंज किया था, कह लें 5 लाख यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ना आपके साथ, तो मैंने उसके ज्वाइन किया बेसिकली आपको। तो मेरा जो दूसरा कैपिटल था ऑलमोस्ट है 1 मिलियन का मेरे पास कैपिटल था दूसरे अकाउंट में मेरे ब्रोकर के साथ जो है अभी, वो असल में मेरा आपको याद होगा मिजान ईटीएफ का जो इशू आया था, मेरे भी उसमें पैसे जो थे ना, मैंने मिजान ईटीएफ खरीदा था डिविडेंड से पहले, और जब उसका ईटीएफ अनाउंस होना था एक्स डिविडेंड डेट पे मैं सेल कर दिया था साथ ही, आपको पता सेल हो रहा था उस टाइम, उसका मसला का आ गया था सही। ईटीएफ का। तो मैंने तो उसी टाइम जो था ना दूसरे स्टॉक्स खरीद लिए थे, मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि क्या होता है, तो मैंने तो खरीद लिए थे स्टॉक्स दूसरे ना सारे अपने 10 लाख के ना, 10 स्टॉक्स ना लाख लाख रुपए के हिसाब से। लेकिन आपको पता है रिवर्स होने कर दिया था मंडे वाले दिन सारे हमारे मिजान ईटीएफ, उन लोगों सबको ना दोबारा रिवर्स हो गया अच्छा। था मिजान ईटीएफ। तो जाहिर सी बात है वो जो अकाउंट था वो माइनस में चला गया 10 लाख के, 10 लाख का खरीदा तो 10 लाख माइनस में चला गया, और जाहिर सी बात है मिजान ईटीएफ भी नीचे चला गया अपने 2.5 रुपए से 2.5-3 रुपए नीचे चला गया था। तो अब सही है। मसला ये है कि मैं ये कह रहा था कि मैं उस अकाउंट को था मैंने फिर होल्ड पे रखा, मैंने अपने स्टॉक भी नहीं बेचे वो वाले जो मैंने खरीदे थे, जाहिर सी बात है हम्म। मैं अगर मैं बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा सारा, मैं डिविडेंड तो बेशक ले लिया है, अब अभी बेचे तो स्टॉक सारे नीचे गए हुए थे क्योंकि, तो मैंने फिर होल्ड ही रखे हुए सारे स्टॉक्स, तो मैंने बेसिकली टाटा सीमेंट, पीएसओ, पीपीएल, पावर सीमेंट, ओजीडीसी और मैपल लीफ, जावेदान और फातिमा, इनमें मैंने अपनी डिवाइड किए हुए हैं पैसे ना सारे, और ओजीडीसी में सबसे ज्यादा पैसे मेरे 4 लाख। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि मैं इसको होल्ड करके रखूं फिलहाल हम इन सबको, या मैं इसको बेच के नुकसान में, क्योंकि मैं भी तकरीबन 2,30,000 का नुकसान होता है मुझे, ठीक है अगर मैं भी पहले दिन बेचता हूँ, बेचते तो कितना नुकसान होता? अगर तब मैं बेच देता हूँ उसी टाइम ही मंडे को ही, तो 1,30 1,40 का नुकसान था मुझे बस, लाख रुपए एक और लाख बढ़ गए। तीस हाँ अब लाख रुपए और बढ़ा है, तो रिकमेंडेशन आपकी क्या है कि मैं अब इधर चलो बेच खैर, दूं और स्टॉक्स तो सारे ठीक हैं आपके। हम्म स्टॉक्स तो कोई हम्म मसला नहीं है, सारे अच्छे नाम ही लिए आपने। जावेदान है, फातिमा ऐसे है, ही है। मेपल लीफ है, हम्म पीपीएल है, सब अच्छे हैं। ओजीडीसी, हाँ ऐसे ही, हाँ पावर हाँ, सीमेंट, तो होल्ड कर पीएसओ। सकते हैं, होल्ड कर सकते हम्म हैं। थट्टा सीमेंट वगैरह तो चल रहा है, थट्टा सीमेंट में तो ऐसे ही पैसे कुछ है, रिकवर भी वो हो गए तो होंगे। वो तो 20% मुझे है उसमें, लेकिन मैं सेल नहीं कर सकता ना, अगर मैं सेल करता हूँ ना तो जाहिर सी बात है हाँ, माइनस मेरा पूरा होगा ना, माइनस में चला जाएगा मेरा, माइनस को पूरा कर देगा मेरा, तो मैं सेल भी नहीं कर रहा कि मैं सेल करूँ तो एक साथ सबको सेल करूँ, ठीक है, ताकि ईटीएफ को मैं साथ ही समझा सेल नहीं। एक करता आप हूँ। थट्टा सीमेंट बेच दो तो उसके मतलब पैसे हट हाँ जाएंगे ना। हाँ, उसके पैसे माइनस में से कम हो जाएंगे ना नेगेटिव बैलेंस में से टाटा सीमेंट के, ठीक है। लेकिन मेरा ठीक है। अकाउंट तो माइनस में है फिर भी सारा का सारा, तो हो सकता है जब मुझे मैं 6 महीने तो वेट करता हूँ मेरे सारे ऊपर चले जाते हैं स्टॉक्स, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह कैसे हो मार्केट के सकता साथ, है ये? कैसे हो सकता है? जिस अगर मार्केट जो है 1,90 तक जाती है मेरी, ठीक है हमारी, जिस तरह के हमें एक्सपेक्ट है ये 188 तक कभी भी जाती नहीं है। हो सकता इस तरह। 10 हम्म के 10 ऊपर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो मैं एक एक करके बेचता जाऊँ, क्या करूँ, आप स्ट्रेटेजी क्या ऑफ अपनाते हैं कोर्स इसमें सर, मुझे। जो रेट जिसका तो, ये तो एक गलती का सौदा हो गया, या आप कह लीजिए कि एक कंफ्यूजन है या डाउट है उसके अंदर, कोई भी चीज जहाँ चीज में गड़बड़ है तो वो तो फारिग करें ना उसको। थट्टा सीमेंट के तो आपके अच्छे खासे प्रॉफिट बच रहा है, वो बेच के हम्म निकालें। जो पैसे बच जाए, हम्म फिर कोई स्टॉक रेट टू रेट भी आए तो बेच के निकालें। ये तो आपका अपना पैसा भी नहीं है ना, आपके अपने शेयर्स हैं। ये तो हो गए ऐसे थे ही फिर है, रिवर्स हो गए, तो वो तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, उसको तो क्लियर करने ऐसे ही वाली है, बात है। 10 के 10 ऐसे में ही है। इंतजार में रहेंगे तो कभी दो नहीं आएंगे, कभी चार नहीं आएंगे, कभी छह नहीं आएंगे। हम्म ऐसे एक हम्म साथ 10 के 10 खड़े हुए हों, ऐसा कभी ट्रम्प को बोले दोबारा बम मारे फिर वापस रिवर्स करे तो हो सकता है। हाँ फिर शायद हो जाएगा, ठीक है, मार्केट एक साथ कैप खोले तो उस दिन हो सकता है। ठीक ठीक, अच्छा वैसे ठीक है मैं उसको सेल करता जाऊंगा साथ साथ ना, तो सेल वैसे करें आपकी साथ क्या साथ। स्ट्रेटेजी, हाँ आप क्या कहते हैं कि मैं एक एक करके सेल करूँ प्रॉफिट के अंदर ही, या जी, एक मैं एक करके सेल नुकसान कर दें। बर्दाश्त, एक एक नुकसान करके सेल कर बर्दाश्त दें, कर, प्रॉफिट हाँ में, में रेट टू रेट जो भी ठीक आए है, एक एक करके सेल कर दें, ये हाँ मसले को क्लियर करें। ठीक हो चले। नहीं, मैं ना तकरीबन कोई साल एक से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कोई जेएस ग्लोबल का है मेरा अकाउंट बना हुआ था, अभी इस वक्त मैं आपसे पेड गाइडेंस उसमें चल रहा हूँ, तो कोई 3 मिलियन अप्रोक्सीमेट मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यूट्यूब पे तो आप ज़्यादातर जो गाइडेंस दे रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर होती है। लॉन्ग टर्म के हवाले से मेरा एक छोटा सा, जो मैं विद एग्जांपल आपसे पूछूंगा, मैंने आज से कोई 8 महीने पहले माड़ी में लगाया अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपया। 8 7 8 महीने में वो 2 लाख से 2,17,000 हुआ है। लकी में लाख रुपया लगाया, लॉस में चला गया। ईफर्ट में लाख रुपया लगाया, लॉस में चला गया। एफएफसी में 2 लाख लगाया, तकरीबन 3-4 हज़ार टोटल उसने मुझे प्रॉफिट दी है। जीएल में मैंने जो है 2 लाख रुपया लगाया था, वो अप्रोक्सीमेट 3,35,000 पे पहुंच चुका है। अब आप ये तो कहते क्या हैं कि टोटल पैसे 3 लाख रुपए 30 लाख रुपए लगाए थे आपने?
हाँ जी 3 मिलियन, ये हाँ इसमें ठीक से है, और डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे कंटिन्यू हाँ, कीजिए। अभी मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप जो बार बार एक चीज पे जोर देते हैं कि जी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। अब ये हम्म, सारी स्ट्रॉन्ग कंपनीज के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, मतलब इन्होंने 8 महीने में मुझे कोई प्रॉफिट इनसे नहीं आया, जीईएल ने अप्रोक्सीमेट मुझे वो डबल करके दे दिया है। ये सही है, एक मेरा सही है, सवाल था लॉन्ग टर्म बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के ठीक है, हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अभी एक दूसरा जो मैं शॉर्ट टर्म के हवाले से एक थोड़ी सी आपसे गाइडेंस लेना चाहूँगा। आप लोगों की गाइडेंस के ऊपर ही मैंने सिनर्जी बाई किया था तकरीबन 9 रुपए के करीब। ये जो जुम्मे हम्म, को सिनर्जी के साथ जो कुछ हुआ है अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सिनर्जी मैंने लिया हुआ था, सिनर्जी जुम्मे को स्टार्ट हुआ तकरीबन मेरे ख्याल से जो मुझे जहन में आ रहा है 12 बजे तक वो माइनस में जा चुका था। अभी आप लोग भी बता रहे थे कि वो अपना कैप हिट कर चुका है, सारा कुछ हो चुका है। मैंने उसको मतलब कह लें कि पैनिक में उसको मैंने सेल कर दिया। अब उसके बाद वो उठना शुरू हुआ है और दिन के इख्तिताम के ऊपर वो कोई 4.5% प्रॉफिट दे चुका था। तो आगे का उसका क्या प्रोस्पेक्टिव आप देख रहे हैं? ये दो मेरे सवाल हैं, अगर इन पे गाइड। अच्छा, पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टमेंट आपने जो बोला कि हमेशा मजबूत कंपनीज में करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, हाँ जी। और आपने की भी मजबूत कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। अगर आप एफएफएल में एक साल पहले पैसा लगाते तो कितना लॉस लॉस में होता? एफएफसी से ज्यादा होता, कम होता? फौजी फिट उसमें तो ज्यादा होना था। जनरली बताते हैं, ज्यादा होता, सही है। हाँ प्रेमा बिल्कुल। में इन्वेस्टमेंट करते तो ज्यादा होता, कम होता? प्रेमा में कम होता। प्रेमा में कम होता, हाँ सॉरी, प्रेमा में ज्यादा होता, सॉरी सॉरी प्रेमा में सॉरी। ज्यादा होता, हाँ जी, ठीक है। मेरी उस पर इतनी वर्किंग नहीं है इस वजह से मैंने, हाँ हाँ, जी। मैं वैसे ही एक जनरली आपके नाम ले रहा हूँ, इसी तरीके जी से जी। और भी चलो, और कंपनीज भी हम ढूंढते हैं ना, क्या वैसे ही आप कहीं के उसने दी ऑर्गेनिक मीट में आप पैसा लगाते, आपका लॉस ज्यादा होता, कम होता? नहीं, उसमें तो प्रॉफिट होता। दी ऑर्गेनिक मीट में 70 रुपए से प्रॉफिट। 35 रुपए हो गया, हाँ हाँ, अच्छा। 70 से 35 हो गया। सही सही, अच्छा नहीं मेरी उन पे इतनी नहीं वर्किंग नहीं है। फंडामेंटल कंपनीज में पैसा टूटता नहीं है, वो लॉस हम्म, ज्यादा नहीं देंगे आपको, चाहे प्रॉफिट ठीक नहीं है। दिया हो। जंगी ठीक है। हालात में जब मार्केट 146 चले गई थी ना, अगर मेरे हाथ सही है। में प्रेमा होता ना, डूब वाकई दिल जाता। उबल के बाहर आ जाता। ठीक बात है। सही है। बिल्कुल सही। एफएफसी होता ना तो अब मुझे पता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी असना में मीजान बैंक ने नया हाई लगाया, ओजीडीसी ने बिल्कुल। नया हाई लगाया। आप बात कर हाँ रहे हैं जी। जीएएल की, जीएएल के बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के टारगेट्स आ रहे हैं। दूसरी हम्म, बात है कि जीएएल की जितनी बड़ी सेल्स चल रही हैं, जिस तरह से वो सेल्स नंबर अभी बाकी सारी कंपनीज के नेगेटिव है, जीएचएनआई के नेगेटिव है, जीएएल के पॉजिटिव है, 17% से बिल्कुल बढ़े हैं। बिल्कुल। तो कंपनी के फंडामेंटल, मैं अभी यही तो बात कर रहा था पीछे के एंग्रो एच को आप कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले लें तो फंडामेंटल्स भी तो देखने कंपनीज के। अब ऐसी बात नहीं है कि एफएफसी का फंडामेंटल कोई खराब है, हाँ मार्केट के हालात से नहीं है। अगर एफएफसी बढ़ेगा ना यहाँ से, अगर एफएफसी ने आप कहें कि मुझे रिटर्न, सिर्फ आपको रिटर्न देने के लिए वो बढ़ जाए 100 रुपए, इंडेक्स कहाँ पहुंच जाएगा? इंडेक्स ठीक को भी है। तो बैलेंस करना है। तो हर चीज का जाविया देखना होता है। डॉक्टर साहब हमेशा हमारे कहते हैं ना, 12 आंखें होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। उसका मतलब सही। यही है कि आपने न्यूज पे भी नजर रखनी है, आपने कैलकुलेशन पे भी नजर रखनी है, आपने फंडामेंटल्स पे भी नजर रखनी है, टेक्निकल्स भी देखना है, हालात हाजरा भी देखना है, मार्केट में किस में इंटरेस्ट मौजूद है वो भी देख, हमारा हर चीज आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद होती है इन्वेस्टमेंट। जहां तक बिल्कुल बात ठीक। रही कि कोई एक स्टॉक है जिसमें कोई 17-18 हजार रुपए आपके बचे हाँ सात जी। आठ महीने में, तो दो माड़ी लाख में। रुपए लगा के, हाँ। हाँ, दो हाँ लाख जी। लगा के तो 10-8% बच गया ना आपको साल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है आपको। 7-8 महीने में बचे हैं, अगर आप उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 8% से भी ज्यादा है। और अगर बिल्कुल। जीएल में भी बहुत बहुत बड़ा रिटर्न बचा है, अगर आप जीएल में कितने, मेरा ख्याल है 2 लाख लगाए थे, 3 लाख कुछ होगा आपके समथिंग, 3.35 हो गया। 3.35 होगा, तो बाकी का हाँ जी। लॉस कवर हो गया ना सर। तो हम्म, इन्वेस्टमेंट यही तो होती है डाइवर्सिफाइड, इसीलिए कहते हैं कि टोटल अमाउंट पे आपको कितना पैसा बचा है। अगर वो आज के 30 लाख रुपए आपके 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में 30 लाख 33 लाख हो गए, तो 10% तो नफा निकल आया आपका सीधा सीधा टोटल, चाहे आपके 8 स्टॉक माइनस में हो, सिर्फ एक ही स्टॉक में 3 लाख बचे हो, तो बिल्कुल आपके तो ठीक है। टोटल अमाउंट में पैसे बच गए। अब वो उसके बाकियों के साथ क्या हुआ और इसके साथ क्या हुआ, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा मैटर ये है कि भाई मैंने पैसा लगाना है, पैसा बढ़ना चाहिए किसी भी हाल में बढ़े। सही अब वो बात है। गांधी जी उसके ऊपर तस्वीर में आ जाए या वो ट्रम्प साहब उसकी तस्वीर में आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, पैसा बनना चाहिए जो मैं बाहर जाकर खर्च कर सकूं। ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो पैसा आपका बन रहा है। जो बात रही कंपनीज की, वो आपका पैसा कभी डुबाएंगी नहीं। जंगी हालात सही। में मैंने आपको मिसाल दी ना, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं, और उस वक्त ट्रेडिंग देखकर आप दी ऑर्गेनिक मीट जो है वो 70 रुपए पे खरीद लेते या 60 रुपए पे खरीद लेते, या प्रेमा 50-70 रुपए पे देख के खरीद लेते, तो हाँ जी। आज आप तो कहीं खड़े ही नहीं होते। ठीक एफएफसी बात है। लिया, ओजीडीसी लिया या लकी लिया, तो उसकी वजह से आप मार्केट में भी इस वक्त मौजूद है। तो ये ब्लू चिप्स का हमेशा ये होता है कि वो आपकी कमर सीधी रखते हैं, मजबूत रखते हैं, कमर नहीं हिलने देते आपको। और जो ही मार्केट दुरुस्त होकर, हालात दुरुस्त होंगे, इतनी तेजी से रेट आएंगे। डिविडेंड एफएफसी ने कोई आपको अच्छा खासा दे दिया, 18 साढ़े 18 रुपए का, हाँ माड़ी का बिल्कुल। भी आया है, तो इतने बड़े बड़े डिविडेंड आपको जब मिल गए हैं, तो
कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, वो डिविडेंड का रिटर्न भी तो काउंट होगा आपके पास। बिल्कुल ठीक। बस ठीक हो गया, बस वो लास्ट से सिनर्जी की थोड़ी अगर रोशनी डाल दें। नहीं ऐसा तो होता है, और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि उसने कैप मार दिया, ये नहीं कहा, हमने हाँ कहा बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोई गेन आ गया तो कोई गेन प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए उसके अंदर, और बिल्कुल टोटल प्रॉफिट बेचने का भी नहीं कहा, थोड़ा बेचने का बिल्कुल। कहा है। अगर आपने टोटल बेच दिया तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे ऐसी सूरत हम्म, हाल में जब स्टॉक चल रहा हो तो आधा ही बेच देना चाहिए, हम भी आधा बोलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई ऊपर भी जा सकता है वो, और ठीक इंटरेस्ट है। मौजूद है। हो सकता है भाई वो बंदा 2 दिन पहले सोया हुआ, जुम्मे को जाग के उसने बोला जुमेरात को मैं और बाइंग करता हूँ, तो और बाइंग कर ली उसने। खैर अभी भी इसके टारगेट तो ऊपर ही है, सिनर्जी जो बंद हुआ है वो 1368 पे 13 बंद हुआ है, 8 हाँ। 1650 तक के टारगेट अभी भी मौजूद है। तो ऐसा अच्छा नहीं है कि मंडे ठीक को है। हो जाएगा, सही है, ऊपर नीचे हाँ करते करते जा सकता ठीक है। है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सर, सलाम। आपने जी सुफियान भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था भाई ने कि हम T+1 जो फॉलो करते हैं, तो इसमें आपने बड़ा सरसरी सा जवाब दे के उसमें आगे निकल गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है क्योंकि शरीय कंप्लाइंट नहीं करते हैं हम सारे। तो इसमें आप कह रहे हैं कि मेरा वैसे अकाउंट जो है ना उसके ज़रिए से बना हुआ है, RDA के ज़रिए से। तो मैं जैसे आज कोई शेयर परचेज़ करता हूँ, वो कल मुझे जो है उसकी ईमेल आती है ट्रांसफ़र की, तकरीबन कभी आती है रात को 10 शाम 7-8 बजे तक आती है, कभी लेट भी आती है, कभी पहले भी आ जाती है। तो अनलेस कि वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो मैं उसको कैसे फिर शेयर सेल कर सकता हूँ? शरिया कंप्लायंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो? और शरिया कंप्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, और जिस तरह हम काम करते हैं ना सालों से मार्केट में, अगर आप जी। दोनों बातों को मिलाने जाएंगे तो एक्सपीरियंस और जो फतवा है वो लड़ जाएगा। उसकी वजह जी, क्या है कि T+2 का सेटलमेंट भी जो है वो सालों से चलता हुआ आ रहा है, और जी, सालों जी। से हम पीछे लगे हुए थे, यानी कि ब्रोकर एसोसिएशन और PSX वगैरह, कि भाई अब इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए। चले तेरा दुरुस्त है, T+1 तो किया अब उन्होंने। आप स्टॉक जब खरीदते हैं पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, जी, पैसे कट जाते हैं। आप स्टॉक बेचते हैं तो पैसे वापस भी आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तो क्यों क्यों आ जाता है? जो टेक्नोलॉजी है वो फतवे से बहुत ज्यादा तेज है इस वक्त, फतवा आराम से चल रहा है, बड़ी स्लो स्लो चल रहा है। उनको थोड़ा सा वक्त अभी भी आने में लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देख रहे हैं कि अच्छी बात यह है, मैं ये कहूंगा कि भाई आप जरा खुल रहे हैं, लोग उलमा जो है वो फेसबुक पे भी आके बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आके बात कर रहे हैं। पिछले दिनों जो शरिया और गैर शरिया जो क्रिप्टो करेंसी पे हुआ, तो दोनों पार्टीज ने अपने जो है वो सामने दावे रखे, तो अब अच्छी बात है, अवेयरनेस फैल रही है, जी, तो वक्त के साथ साथ हो भी जाएगा। टेक्नोलॉजी जो है ना वो उससे ज्यादा पहले से चल रही है, ठीक है। आप शेयर्स बेचते हैं, पैसे आपके पास आ जाते हैं, आप शेयर खरीदते हैं, पैसे कट जाते हैं, तो वो सिलसिला फिर वहां भी नहीं होना चाहिए। अकाउंट के अंदर एक जगह पे ब्लॉक हो जाए, या फिर आपके पास आ भी जाए तो एक जगह पे ब्लॉक हो जाए, आप उसकी खरीदारी ना कर सकें, ऐसा भी सिलसिला होना चाहिए ना, जी। फिर वो उसके हिसाब से चले। ईमेल का जो काम है वो CTC के एंड पे है, वो नहीं अच्छा, कर रहा है। आप एक उसूल फॉलो कर रहे हैं, जो फतवा है उसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके पास ईमेल आएगी उसके बाद ही आप बेच सकते हो। सही। आप आज खरीद के कल बेच सकते हो, T+1 है, सेटलमेंट कल हो जाएगी। अब कल जो सेटलमेंट करने वाला आदमी है वो रात के 1 बजे करे या सुबह 9 बजे कर दे, वो उसके एंड पर है मामला। आपने एक उसूल जो था वो आपने सीधा सीधा फॉलो कर लिया, जो बात की गई है वो ये की गई कि आज खरीदना है, कल बेच देना, कल आपके नाम पे हो जाएगा, तो आप कल बेच सकते हो उसको। वक्त लगेगा थोड़ा सा मजीद, इसको T+0 भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कुछ कम ही ऐसे मुल्क हैं जो T+0 पे भी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। मैंने कहा जैसे अच्छी बात है कि अब उलमा करम सामने फ्रंट पे आ रहे हैं, इस चीज को देखा भी जा रहा है, करा भी जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी आवाम है जो करना हुँ। चाहती है ऑफकोर्स, और इस वजह से रुकी हुई थी कि शरिया नहीं हो रहा था या T+2 होता था, तो अब T+1 भी हो चुका है। ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है, तो ये इतना भी हो चुका है, हम इसको भी फॉलो करते हैं। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं कि एडमिन साइड पे ये काम ऑलरेडी हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, कि जब हम शेयर बाय सेल कर रहे होते हैं। मेरे पास लिस्ट है 2 लाख लोगों की, मैं लिस्ट बना रहा जी, हूँ, वो रात के 10 बजे सही, कंप्लीट सही। हुई है, तो 10 बजे मैंने ईमेल्स करना शुरू कर दिया। चलें सही, मैं बिल्कुल लिस्ट के ये साथ बात ईमेल मेक करता सेंस रहूंगा तो वो करती है लंबा मेरी। होता रहेगा। तो वो बिल्कुल, उनके मैं एंड पे अपनी काम है, वो कर कंफर्मेशन रहे के हैं, लिए उसके बाद ईमेल कभी भी आ जाए। सही, सही। तो आप कह रहे हैं कि बस मैं अगर आज लूँ और कल की मार्केट शुरू हो जाए आप तो मैं अपना तीन बज सेल के कर सकता पच्चीस हूँ? आप 3 बज के 25 मिनट पे लेते हैं और सुबह 9 बज के 35 मिनट पे बेच देते हैं, तो भी आप शरिया उसूलों के मुताबिक ही कर रहे हैं कि आज खरीदा सही और हो कल गया, बेचा। आज की मार्केट बंद हो गई, कल की मार्केट खुल गई, 2 अलग अलग मार्केट में काम हो रहा ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। अच्छा है। सुफियान भाई, ये यूनिटी वालेकुम फूड सलाम। जो इनकी कोई न्यूज आई थी यूनिटी फूड की, तो हम्म, वो उसकी वजह से जो है ये शेयर काफी नीचे जाना शुरू हो गए। तो वैसे तो जी मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे जो है वो मोइज भाई ने कहा हुआ है इसको, जो है क्या इसका नाम है, 11-20 से 12-20 के दरमियान में जो है वो ब्रैकेट में जो है इसको रखना है। तो अब सही है। इसको जो है वो अभी ये कोई ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है कि इसको जो है वो निकालना पड़े, नहीं, सेल मेरे करने की सामने तो जरूरत कोई तो भी नहीं? ऐसी न्यूज़ नहीं। नहीं सर। अच्छा, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ठीक है ठीक है, यानी कि अभी ये रूटीन में जो है ऊपर नीचे हो रहा है, अभी कोई तो ऐसा इशू अभी तो पूरा सेक्टर ही FCPL है, दी ऑर्गेनिक मीट है, प्रेमा है, यूनिटी है, सभी चलना शुरू हो गया फूड सेक्टर में से तो। फूड्स, हल्का हाँ फुल्का तो फूड सभी सेक्टर चल रहा चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह करम है सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये करूंगा कि आप जब भी कोई किसी में फंसा होता है, कोई किसी स्टॉक में, तो आप रिवर्स ट्रेडिंग का ही मशवरा देते हैं, ठीक है। तो क्या रिवर्स ट्रेडिंग को हम परमानेंटली स्ट्रेटेजी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसमें कैपिटल गेन गेन बचे ही बचे? नहीं सर, इसकी रिवर्स ट्रेडिंग इसीलिए होती है कि आप फंस गए उसके अंदर।
निकलने का मुझे एक तो रास्ता है। ठीक है, निकलने का रास्ता मैं तो है। आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी जब चलती जी है ना जी तो वो अपने टायरों पे चलती है, अपने पहियों पे चलती है। जब वो पंक्चर हो जाती है ठीक है। उसके बाद स्टेपनी यूज की जाती है। अगर आप चारों स्टेपनी लगा के आप बोले कि मैं चलता ही रहूं और वो पंचर ही ना हो, तो कभी सफर पे पहुंचेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। सफर तो चल जाएगा, शायद चले ना चले वो बात है, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये कोई वो हल नहीं है कि आप इसी तरह करते रहें। एक्सपर्ट लोग हैं वो करते होंगे, शॉर्ट सेलिंग वगैरह करते हैं लोग, लेकिन ये काम हमेशा खरीद के ही बेचा जाता है। मतलब कोई भी चीज आप खरीदते ना, ये बोतल है तो मैं खरीदूंगा तो आगे बेचूंगा, आगे से बेच के फिर मैं नीचे नहीं खरीदूंगा कभी भी। ये कुदरत का निजाम नहीं है, ये नेचुरल तरीका नहीं है। तो रिवर्स ट्रेडिंग कभी भी उस मतलब आप उसको अपना नहीं सकते। जो नेचुरल का, जो कुदरत का निजाम है ना, वो यही है कि कोई चीज आप खरीदोगे फिर उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो, और वो जिसको बेचोगे वो भी खरीद रहा है आपसे, तो वो भी आगे उसी तरह ही करेगा। तो ये इसी तरह ही चलता है। तो ये रिवर्स ट्रेडिंग उसी होती है कि अब आप फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान बांध भी नहीं सकते, तो और रास्ता फिर निकाला जाता है कि चलो भाई अब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करके कुछ ना कुछ हम अपना नुकसान कुछ कम करें फिर निकलें, या फिर उसको कुछ प्रॉफिट में तब्दील करें। तो वो उस सूरत हाल में होता जी सलाम अलैकुम। है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि वो जो शरिया कंप्लेंट आप कहते हैं डे वन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जब मैं अपने अकाउंट को ट्रेड करता हूँ, मेरा अकाउंट नेक्स्ट कैपिटल के साथ है, तो मेरा अकाउंट इमीडिएटली उसमें अमाउंट भी डेबिट हो जाता है और इमीडिएटली वो शेयर क्रेडिट भी हो जाते हैं। तो अगर ये फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर वो नंबर तो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब मेरे मेरे पैसे भी कम हो रहे हैं और उसके बदले मुझे शेयर एलोकेट भी हो रहे हैं, तो क्या वो मैं सेम डे वापस उसको बेचना नॉन कंप्लाइंट होगा शरिया के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि जो टारगेट प्राइस की जो आप लिस्ट या मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस जो बना के भेजते हैं, क्या वो टारगेट प्राइस कंपनी ही की अपनी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही होती है, या वो टारगेट प्राइस जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर मार्केट इन्फ्लुएंस है, चाहे वो जंग हो सकती है या मार्केट का इंडेक्स हो सकता है, फॉर एनी रीजन वो टारगेट प्राइस के साथ टारगेट टाइम भी दिया हुआ है, तो वो टारगेट टाइम और वो टारगेट प्राइस क्या दोनों अचीवेबल होते हैं, मतलब कोरिलेट करते हैं उस पीरियड के दरमियान, या वो एक नंबर है जो उससे पहले भी आ सकता है या उससे बहुत आगे भी जा सकता पहले सवाल का जवाब ये है कि सर वो नॉन कंप्लाइंट है, शरई उसूलों के मुताबिक जायज नहीं है। आपने कहा कर नहीं सकते, कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। जैसे शराब है वो हराम है, पी सकते हैं, पीना नहीं चाहिए क्योंकि हराम है। तो वो उसी तरीके से है कि आप इंट्राडे कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए क्योंकि वो जायज नहीं है, शरई उसूलों के है? मुताबिक नहीं है, तो नहीं इंट्राडे हम नहीं, मैं नहीं कर। उसमें उसमें अपनी क्लैरिटी ये चाहता हूँ कि क्या वो जी जी, इन मैंने आपको कहा रियल टाइम नॉन कंप्लाइंट है। वो ट्रांसफर नहीं होता क्या मेरे नाम पे, अगर वो मेरे अकाउंट में आ जाते हैं नहीं तो? होता है, अगले दिन होता है। ओके, ठीक है। अगले दिन होता है, तो वो अगले दिन ही आप उसको बेच सकते हैं। आज खरीदेंगे तो कल ही बेच सकते हैं उसको। ठीक वो है, शरिया कंप्लाइंट मतलब जायज उस वक्त ही कहलाएगा। ठीक है। नहीं बात समझ में आ गई, ठीक है, डन। जी जी अच्छा जी दूसरा सवाल जो है टारगेट शीट वाला प्लीज। जी जी, दूसरा जो सवाल है वो उसके अंदर जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उससे पहले भी आ सकता है, उससे बाद भी आ सकता है। जस्ट लाइक रिफाइनरी के टारगेट हमारे दो रिफाइनरीज के 10 दिन में आ गए, एक का कोई मेरा ख्याल है 30-35 दिन के अंदर आ गया, हालांकि हमने 3 महीने से 1 साल का वक्त दिया हुआ है। तो इसी तरह नहीं है कि अगर कोई कोई स्टॉक है, अगर वो लेकिन जल्दी भी आ सकता है, वो बाद में भी आ सकता है। लेकिन अभी कुछ हिस्टोरिकली एक साहब कोई डिस्कस कर रहे थे जो करते कि मैंने कुछ अच्छे स्टॉक भी लिए, लेकिन वो ओवर द इयर्स भी वो उनको लॉस में छूटे वो उससे। मालूम नहीं कौन सा स्टॉक लिया, अभी तो मार्केट बढ़ी है तो सभी कुछ बढ़ा है सर। नहीं वो जिक्र तो अभी मैं नाम ही रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन वो एफएफसी या कोई ऐसी बात कर रहे थे कि उन्होंने लिया और किस उनको 3,000 एफएफसी कैसे हो 20,000 सकता है, ऑल टाइम नुकसान हाई हो। के करीब ट्रेड कर रहा है एफएफसी, कैसे हो सकता है। नहीं उन्होंने जब बेचा तो उनको वो 1 साल का पीरियड गुजारने के बाद वो लूजर थे। बहरहाल मालूम नहीं, वो टाइम फ्रेम भी कहलाता है। अगर 2016 या 17 के शुरू में किसी ने इन्वेस्टमेंट की तो वो तो बिल्कुल ही लॉस में रहा, वो तो मार्केट उसके बाद चली ही नहीं, मार्केट तो नीचे चले गई थी, 27,000 इंडेक्स हो गया था 2 दफा। तो वो एक टाइम फ्रेम भी वो होता है, मतलब नजर आता है कि अब 191 पे कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ठीक है कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स अभी भी अच्छे रेट के ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद सारा रिस्क मैनेजमेंट भी तो असल में बात ये है। टारगेट प्राइस जो हम भी लगाते हैं या वैसे भी जो लोग खोलते साथ ही देखते हैं ना, जो रिसर्च हाउस पे देते हैं, सबसे जी जी। पहले नजर आपकी टारगेट प्राइस पे ही जाती है। आखिरी पेज के अंदर उसके पूरा पेज लिखा होता है डिस्क्लेमर का और रिस्क मैनेजमेंट का, वो कोई देखता ही नहीं है, उसको समझते ही नहीं है लोग। असल बात ये है, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी रिस्क होता है, कहीं ना कहीं रिस्क मौजूद होता ही है। ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कब कर लीजिए, ये बस ये है। अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ना और आप कहें कि भाई मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो बिल्कुल स्मॉल है, मैंने मिड रिस्क पे भी नहीं जाना, हाई रिस्क की भी नहीं लेना, और मैंने बिल्कुल लो रिस्क पे जाना है, तो लो के साथ भी रिस्क लगा हुआ है। लो है तो उसके साथ लेकिन भी रिस्क लगा हुआ है, तो कम नहीं, रिस्क भी वहां अच्छा पे रहेगा। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, से मैं मीजान का ही नाम ले लूं, तो उनके पास एक बेंचमार्क प्राइस वो बहुत पहले डिटरमिन कर लेते हैं और वो फिर उस बेंचमार्क प्राइस को नॉर्मली तकरीबन वो फॉलो हो रही होती है, मतलब कंप्लाइंट
होती है, तो वो फंड मैनेजर जब मैनेज कर पाता है तो वो जबकि उसका प्लेटर बहुत बड़ा है, और जब हम उसमें से कुछ बस बात सिलेक्टेड इतनी स्टॉक है, में चले जाते बात इतनी है, ये जो आपने बोला ना ये आपके सवाल का जवाब है। तो इसका मतलब प्लेटर बड़ा होगा तो आपका एवरेज आ जाएगा वो। आप खुद चला रहे होगे स्टॉक को। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान भाई, मैं बिल्कुल ही ना अभी जैन फेब में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, तो बिल्कुल ही नया हूँ मेरे साथ, तो वो बस हर मंडलाते ही ओले पड़ गए। तो एक वो ऑनलाइन मैंने बस वो ले लिया था, एक जो ग्रुप वगैरह होते हैं मेंबर चीजें, तो ऊपर 2 मिलियन लगाया था। उसके बाद तो अच्छा प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 वीक में 10-15%। तो समझ लें कि जो जमा पूंजी थी 30 मिलियन मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ब्लंडर ये मारा, 30 मिलियन से 15 मिलियन मैंने लगा दिया एनपीएल एनसीपीएल में, वो भी ऑल टाइम हाई के करीब, कोई 80 और 90 के करीब मैंने बाय कर लिया। तो अब 50% पोर्टफोलियो उसमें है और 58 पे पहले ले लिया, कोई मेरे ख्याल में 30,000 शेयर्स पहले के हैं, और वो भी ऑल टाइम हाई पे ले लिया। अब इन 3 शेयर्स में मेरा कोई 19 मिलियन है। इन 2 ही हूँ ना, एनपीएल एनसीपीएल तो एक होगी और एक पहले होगी। अब इसमें मेरा लॉस, अभी मार्केट वापस 188 पे भी चली गई थी, लेकिन मेरा लॉस जो है ना वो 20-22% फिर भी इन तीनों में आ रहा था। तो अभी एट दैट टाइम भी अब मुझे क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? रिवर्स ट्रेडिंग ही करनी अल्लाह चाहिए या बिछाइए सर, क्या? आप तो जा नमाज बिछा के दुआ कीजिए अल्लाह से। ये जो 19 जस्ट मिलियन क्योंकि का माल लिया क्यों था आपने? भाई मैंने बताया ना, बिल्कुल नया था, बस किसी ने नहीं, बताया लिया तो क्यों मैंने था? बस, भाई वो मेरे माइंड में ना कुछ वो साजगार भी चढ़ा हुआ था। मैंने कहा वो 100 रुपए से 2,000 पे चला गया, चले ये भी 100 रुपए से चला जाएगा, आपको 500 पे तो चला ही कमाल जाएगा। आदमी है वैसे। कोई अगर आपको कोई आप गाड़ी की कंपनी ली है ना आपने, तो गाड़ी बाहर लेने जाओगे, मैं जी, फोन लेने जाऊंगा तो मैं पहले इसके बारे में तो यूट्यूब पर सर्च करूंगा ना, इसके ऐसे ही स्पेसिफिक। है। ये मैंने लैपटॉप खरीदा है, ये रखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, तो इससे पहले बिल्कुल मैंने ऐसे ही इसकी है। स्पेसिफिकेशन देखी, थोड़ा यूट्यूब पर सर्च किया, 4 लोगों से पूछा, जो मेरा हाँ, डीलर है वो, मैंने उससे पूछा भाई अच्छा भी है कि ऐसे नहीं ही है। है। बिल्कुल आपने ऐसे ही है। 1,90,00,000 रुपए वैसे ही लगा दिए। ऐसे ही है। वैसे ही इन लगा 3 दिए। स्टॉक्स में ऐसे ही लगा तो लिए। पीछे पैसा बहुत होगा, फिर नुकसान भी कर लो। नहीं इतना नहीं, तो भाई उसमें फिर 2 दफा मुझे मौका भी अच्छा मिला, चलो। जब 160 तो के जब करीब आई थी ना हाँ, बस मार्केट, 2 दफा ये मैं मौका हाँ मिला बस है, ये लेकिन बात मैं मैं आपसे नहीं ये निकल सुनना चाह रहा सका। था कि आप, हाँ, ये यहाँ पे ना उस बंदे की गलती थी, ना मार्केट की गलती, ना आपके पैसा लगाने की गलती। जो मौका मिला ना वहां आप बेच नहीं सके। ऐसे जो ही है। आपने नहीं बेचा वो गलती आपकी है, जिसकी सजा आपको मार्केट दे रही है। हमारी बिल्कुल मार्केट ऐसे ही है। में डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक है। मार्केट आपको गलती की माफी नहीं देती कि आप हाथ जोड़ेंगे मुझे माफ कर दो, बोले चलो ठीक है बाद में से। वो आपको सजा देगी। वो ऐसे ही सजा है। आपको मिल रही है। मार्केट हमेशा गलती की सजा देती है। आपने गलती करी, उसकी सजा मिलती है। तो पेल है और एनपीएल है और एनसीपीएल है। जी, बाकी तो सारे स्टॉक्स भी है, लेकिन उनमें 5-7% ठीक है। ऊपर नीचे और मसला हाँ, नहीं है, मेजर ये जो एनपीएल पोर्टफोलियो। एनपीएल कितने का खरीदा हुआ है? 7.5 मिलियन का एनपीएल है। नहीं नहीं, रेट 83,000 बताइए। शेयर्स है, 93 का। रेट 93 का एनपीएल है, और जी, एनसीपीएल? एनसीपीएल 79। चलो, अच्छी बात यह है कि दोनों आपके तीनों जो है वो लिक्विड स्टॉक्स हैं। तो तीनों में रिवर्स ट्रेडिंग ही करके कुछ पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। ये हो सही सकता है। है तीनों में। तो सही उसको है। कर लेंगे। ठीक हो गया भाई। Thank you.